हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सीआराम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अगस्त के करंट अफेयर्स को। क्या देखेंगे हम? 15 अगस्त के करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। आपको लग रहा होगा कि हम तो 2 पेपर्स को डिस्कस करते हैं, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो इसमें इतने कम टॉपिक्स कैसे हैं आज? तो देखिए, मेन बात क्या है ना कि एक तो 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त के पेपर में ना बेसिकली नेशनलिज्म को डिस्कस किया गया है। वो नेशनलिज्म जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने अपने विचारों को बताया है बेसिकली उसमें। तो वो हमारे काम का नहीं है, उसको हम नहीं देखेंगे। सेकंड क्या है कि 4 से 5 आर्टिकल्स जो थे वो रिगार्डिंग इजराइल एंड पैलेस्टीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड है। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं बताया गया है उसमें, बेसिकली बताया गया है कि ज्यूज़ एंड अरब्स है ना, इनका क्या कह सकते हैं कि एक अधिकार अपना दिखाते हैं। तो ज्यूज़ कहते हैं कि हम तो एंशियंट पीरियड से 1000 BC के आसपास से इसराइल में रह रहे हैं। अरब्स का कहना है कि हम एक 7th सेंचुरी के बाद से हम लगातार वहाँ पे हैं, तो हमारी एक पहचान वहाँ बनी हुई है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ बाइबल के बारे में बताया गया है। तो वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जो है ना, मेरी जहाँ तक समझ जाती है, वो यूपीएससी जो है वो कभी भी इतने कंट्रोवर्शियल चीज़ों को डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं पूछता है। आपसे ये ज़रूर पूछ सकता है कि वेस्ट एशिया की जो स्टेबिलिटी है उसके मतलब वेस्ट एशिया का स्टेबल रहना भारत के लिए कितना ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तब भी आपको लगता है, अगर आपकी इच्छा है अगर कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो हिस्ट्री है आप इसको जानने में इच्छुक हैं अगर, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको हम कभी ना कभी डिस्कस ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, तो हमारा जो डिस्कशन आज रहने वाला है काफ़ी छोटा होगा, आप जानते हैं, क्योंकि हमने बताया रीज़न क्या है इसका। तो बेसिकली ना हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो SIR पे रहने वाला है। एक सेकेंड, यहाँ देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हमने 3-4 लेक्चर्स में क्या किया था, आई थिंक 21 जुलाई, 25 एंड 26 जुलाई के लेक्चर्स में हमने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस कर रखा है। बट चीज़ें अलग अलग भाग में आई थी पेपर में, कभी कुछ एस्पेक्ट आ रहा है उसको डिस्कस किया, कभी कुछ आ रहा है। तो इस सेशन में हमने कोशिश करी है कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू SIR उनको हम साथ में कलेक्टिवली डिस्कस कर लें, ताकि इसके बाद कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना रह जाए। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अगर आता है, फाइनल कोई वर्डिक्ट आता है, तो हम ज़रूर देखेंगे। उस बीच में लगातार पेपर में आर्टिकल्स आते रहते हैं, हमारे काम के नहीं होते। तो यहाँ देखिएगा न्यूज़ क्या था, इसको ज़रा सा इनलार्ज कर लेते हैं। यहाँ देखिए, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे issued an interim order directing ECI to make available online a searchable list, ठीक है। मतलब वैसे लोग, हम जानते हैं कि बिहार में SIR कंडक्ट कराया जा रहा है, तो वह कुछ लोगों का नाम उसमें से हटा दिया गया है, देखेंगे आगे हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जिनका नाम हटाया है, जिनका भी, आप उसके नाम को पब्लिक करो। एक ऑनलाइन कुछ ऐसा सिस्टम करो कि जिससे कि आदमी अगर खोजना चाहे कि उसका नाम उसमें है कि नहीं, तो एक अच्छे से उसको समझ में आ जाए, ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। न्यूज़ यही है। तो देखिए, यहाँ पे कहता है कि हम देखेंगे कि बेसिक मुद्दा क्या है ना। SIR इतने कंट्रोवर्शियल कैसे हो गया? ये पहले भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं कंट्री में, इस तरह के रिविजन्स होते रहे हैं, लेकिन इस बार का SIR इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? चलिए यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हमारे फैक्ट्स हैं। तो आर्टिकल में तो बस यही था कि सुप्रीम कोर्ट का एक आया है ऑर्डर कि ECI को बताना पड़ेगा, एक ऑनलाइन एक जगह सब सारा नाम डालना पड़ेगा जिसको उसने हटाया है। तो देखिए, अब कहते हैं कि रीजंस क्या हैं, है ना, मेन मुद्दा क्या है हमारा, कंट्रोवर्सी क्यों है? तो कहता है ECI एक्सक्लूड्स आधार एंड वोटर ID, ठीक है। तो वोटर लिस्ट में एनरोल होने के लिए ECI ने बोला कि आपके पास आधार है, अच्छी बात है, वोटर आई कार्ड है, अच्छी बात है, बट सिर्फ वही दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो पर्याप्त नहीं है। आधार वोटर ID से काम नहीं चलेगा, आपको अदर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देनी पड़ेंगी, ये मस्ट है, ठीक है। मतलब बर्थ, बात ये है कि होता है ना वो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, तो अब वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसके बदले में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दो, पासपोर्ट दे दो। बट सिर्फ आधार और वोटर ID लेके आप नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं, आप मेरे को वोटर लिस्ट में डाल दो, ठीक है। सेकंड कहता है कंट्रोवर्सी क्या है, जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है, उनका मुद्दा क्या है कि लेजिटिमेसी क्या है इस SIR की, है ना। हम देखेंगे आगे
कि देखिए हमने बार बार इस चीज़ को डिस्कस करा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दो है, एक 50 वाला है, एक 1951 वाला है। जो 50 वाला है वो डील करता है किस चीज़ से, कि चुनाव करने से पहले क्या प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और जो 51 वाला जो एक्ट है ROPA, वो बताता है कि चुनाव कैसे कैसे हम किस तरह से करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हम अंजाम दे सकें, ठीक है। तो इस डिस्कशन में हम जो देखेंगे वो है ROPA 1950, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, इस बेसिकली इस मुद्दा ये है कि जो ROPA 1950 है उसमें ना दो चीज़ों का मेंशन है, एक है स्पेशल रिवीजन, एक है समरी रिवीजन। स्पेशल रिवीजन एंड समरी रिवीजन देखेंगे क्या होता है। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस तरह से मतलब तीनों शब्द जहाँ एक साथ हों ऐसा कोई मतलब मेंशन नहीं किया गया है। तो लोग कहते हैं कि SIR का क्या वजूद है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए बेसिक सी चीज़ें पहले देखेंगे हम, क्योंकि बहुत लोगों को पता होती हैं लेकिन कुछ बच्चे नए होते हैं जिनको समझ नहीं आता है कि आंसर में लिखना क्या होता है। देखिए इसमें कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SIR, इसका क्या उद्देश्य है, मोटिव क्या है। तो मेन मोटिव तो इसका ये होता है कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने को आएँ, मतलब वोटर लिस्ट में आएँ, उसको उसको इंश्योर करना। सेकंड कहता है कि फ्री एंड फेयर चुनाव किस तरह से किया जाए, गलत वोटर कहीं ऐड ना हो गया हो, सही वोटर कहीं छूट ना गया हो, ये सब ध्यान रखना। वो करता कैसे है वही देखिए, जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको ऐड करेगा, जो इन एलिजिबल वोटर्स हैं जो बाई मिस्टेक कभी ऐड हो गए हैं या जो जो एक्सपायर मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है वैसे नाम को हटाना। फिर कहता है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार 18 साल प्लस के हुए हैं, उनको उस नाम को उसमें ऐड करना वोटर लिस्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए, ये एक देखिए सिंपल सा अमेंडमेंट एक्ट है। एक फैक्ट है, देख लीजिएगा। फैक्ट देखिए बस इतना ना कि जो 61st अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसके थ्रू आपको जब पता होता है बट एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न कहाँ जाती है, ये दे देगा कि लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड लोकल इलेक्शंस। तो उस टाइम तो हम जानते हैं कि 1992 के बाद आया है ना, चीज़ें आई हैं, थर्ड टियर जुड़ा है हमारे गवर्नमेंट में, ठीक है। तो उससे पहले तक तो बस ये लोकसभा एंड स्टेट की बात हो रही थी। तो जो 61st हमारा अमेंडमेंट एक्ट है उसमें जो किया गया था कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए एज को घटाया गया था 21 साल से 18 साल, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले दो मुद्दा जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि सिटीज़नशिप क्या होता है, रेसिडेंस क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो पिटिशनर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कह रही है कि आपका लीगल आपका मतलब कहते हैं लेजिटिमेसी क्या है, आप किस आधार पे SIR को कंडक्ट करा रहे हो। बट जो आम आदमी है, आम जनता है, उसके मन में क्या डर है, उसको क्या लग रहा है, उसको तो उतनी जानकारी होती नहीं है। उसको लगा कि वोटर लिस्ट से हमारा नाम हट रहा है तो कहीं हमारा सिटीज़नशिप तो नहीं छीन रहा है, मतलब हम भारत के नागरिक हैं, इस बात पे तो कहीं डाउट नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसके लिए ये देखिए क्या क्या कहता है कि सिटीज़नशिप जो है वो एक लीगल स्टेटस है ना, फुल मेंबरशिप ऑफ नेशन। आपको कुछ जिम्मेदारियां भी आपके पास होंगी, आप वहाँ पे रह रहे हो, आप फुल मेंबर हो नेशन के, स्पेशली भारत, ठीक है। अब देखिए रेसिडेंस क्या होता है, तो आप रह रहे हो, टेम्पोरेरीली रहो, परमानेंटली रहो, बिना सिटीज़न बने, कुछ इसके होते हैं क्राइटेरिया, हम बाद में देखेंगे उसको। तो बेसिकली बात ये है कि सिटीज़न जो होता है, रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिटीज़न जो है वो सिटीज़न जो है उसी को अधिकार होता है वोट करने का, ठीक है। आप कंट्री में रहो परमानेंटली, कैसे भी रहो, यदि आप सिटीज़न नहीं हो आप वोट नहीं कर पाओगे। इसलिए जो आम जनता है उसको लग रहा था कि अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट से में नहीं ऐड हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो क्या हम सिटीज़न भी नहीं हैं, ये उनके मन में डर आ गया। तो क्यों नहीं ऐड हो पा रहा है, देखो होता क्या है कि जन्म प्रमाण पत्र की बात करी गई है, उसको मांगा गया है। तो जिसके पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट उसको बोला गया कि आप SLC लेके आओ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके आओ, पासपोर्ट लेके आओ। तो देखिए कुछ लोग क्या होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो स्कूल ज़्यादा समय तक गए नहीं होते हैं, तो उनके पास कहाँ से आएगा SLC वगैरह, मतलब जो बिल्कुल ही स्कूल नहीं गए, काफ़ी हम जानते हैं लिटरेसी है हमारे यहाँ स्पेशली बिहार में, तो वो कहाँ से लेके आएंगे, पहली चीज़ तो ये है। फिर है कि पासपोर्ट वगैरह, सबके पास पासपोर्ट तो होता नहीं है। तो इसमें डर ये है, दिक्कत क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है बार बार कि आप चूँकि आधार को, वोटर आई कार्ड को नहीं एलिजिबल मान रहे हो उन डॉक्यूमेंट्स को, तो हर बंदा, हर गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा इन चीज़ों को। तो ऐसा ना हो जाए जो गरीब हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके नाम को इसमें से हटा दिया जाए, ठीक है। वो वहाँ के रेसिडेंट और सिटीज़न होते हुए भी वोटर लिस्ट में उनका नाम ना आ पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए कहता है कि बोथ
जो ROPA एक्ट हमारा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जो है वो, एंड संविधान दोनों कहता है, क्या कहता है, पहली चीज़ क्या है, अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दो कंडीशंस हैं कि वोट, आपको अगर वोट डालना है, एक तो ठीक है एज का होता है, आप 18 साल के हो जाओ तभी करोगे, वो अलग चीज़ है, बट बेसिकली दो कंडीशंस क्या होते हैं कि आप भारत के नागरिक हों, सबसे पहली चीज़ तो ये है। सेकंड कहता है आपको नागरिक होने के साथ साथ आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होना पड़ेगा सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इसका मतलब समझेंगे हम, तो दो शर्तें, दो कंडीशंस क्या हो गए, पहला है पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो नागरिक है भारत का, पहला शर्त ये। दूसरा कहता है कि वो जहाँ पे जिस चुनाव क्षेत्र में उसको वोट डालना है, जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ का उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, टू बी एनरोल्ड एज वोटर, है ना। दोनों कंडीशन आप फुलफिल करोगे तभी आप वोट कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब कहता है व्हाट इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्या होता है ये, कैसे समझेंगे, तो एज पर रूल 20 ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, ये एक रूल है, इसके तहत उसको डिफाइन किया गया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में, सॉरी, जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, उसको कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो संविधान में तो नहीं बताया गया है, पूछ देगा कॉन्सेप्ट संविधान में है, इस एक्ट में, उस एक्ट में नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर रूल है ना, रूल 20 ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, इसमें इसको बताया गया है कि वैसे लोग, है ना, अ पर्सन जिसके पास होम इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। पहले इसमें अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए फर्स्ट चीज़ क्या है, आपका एक घर हो, है ना, जिस जगह से वोट करना, आपका घर हो वहाँ पे, ठीक है। सेकंड कहता है एक्चुअल प्रेजेंस भी होनी चाहिए वहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपने घर बनाया आप दुबई चले गए कहीं चले गए, नहीं, आपका वहाँ पे घर हो, आपका एक्चुअल प्रेजेंस हो, ठीक है, इवन इफ टेम्पोरेरीली ही सही, है ना, आपका वहाँ पे एक ऐसा चीज़ हो, जैसे होता नहीं कि हमारा गाँव होता है, सब बहुत लोग ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं और हमारे पापा मम्मी या कोई भी वो शहर में काम के लिए आए और वो यहीं रह गए, एक तो ये केस होता है, ठीक है। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका जड़ तो गांव में होता है, ठीक है, वहाँ से पापा मम्मी शादी के बाद वो चले आए शहर में काम करने, यहीं पे वो बस गए, ठीक है, एक ये केस है। सेकंड केस क्या है कि गांव में रहते हैं हम शहर में आए, काम किए, बट बेस हमारा वही है, गांव ही, हम वहीं जाते हैं, ठीक है, वहीं हमारा सब कुछ है। तो अगर हम गांव से शहर में आके बस गए हैं यहाँ पे, तो जो लोग बसे हैं उनको गांव में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिएगा, पहला कहता है कि घर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका अपना घर हो, आप रेंटेड घर पे भी अगर रह रहे हो, आपकी प्रेजेंस वहाँ पे है, तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। सेकंड कहता है इफ़ पीपल हैव माइग्रेटेड, वही कहता है, आप देखिए गांव में होता क्या है ना, बच्चे कुछ पढ़ने गए दिल्ली बम्बई कहीं भी, वो आ जाते हैं, सब कुछ ठीक है, बट जैसे कि सपोज़ करिए मेरे पापा हैं, वो गांव से आए शहर में, उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और वो यहीं रह गए, है ना, उनका वोटर आई कार्ड सब कुछ अब यहीं का है। तो वही कह रहे हैं आप ही कि आप अगर किसी काम से गांव से बाहर जा रहे हो, किसी भी जगह से बाहर माइग्रेट कर रहे हो, बट परमानेंट बेस आपका उसी जगह पे है, आप वापस वहाँ पे आ रहे हो, तो ठीक है, आप वहाँ के ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। बट आप कंप्लीटली परमानेंटली शिफ्ट कर चुके हो वहाँ से, तो जहाँ पे आपने शिफ्ट किया है आपको वहाँ पे फिर से रजिस्टर कराना पड़ेगा, आप वहाँ पे वोट देने के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। अब देखिए कहता है कि नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कौन नहीं है, तो गेस्ट, कोई गेस्ट हमारे आ गया, अब गेस्ट तो कुछ दिन के लिए भी आते हैं, कुछ साल के लिए भी रह लेते हैं, तो गेस्ट को हम नहीं बोलेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्योंकि उसका परमानेंट बेस कहीं और है ना, वो कहीं और का रहने वाला है। फिर कहता है पीपल ओनिंग अ प्रॉपर्टी बट नॉट लिविंग, ठीक है, जैसे अपना एग्जाम्पल हम दें अगर, तो मेरा गाँव में घर है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, ठीक है, तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे गाँव में है, हम वहाँ पे रह नहीं रहे हैं, तो जाके हम वहाँ वोट कैसे दे देंगे, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है कि आपका घर है बट आप रह नहीं रहे हो वहाँ पे, तो आप वहाँ उस कंडीशन में आप ओआर नहीं होगे। फिर कहता है जो OCI हैं, ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, OCI का मतलब होता है जो विदेशी हैं, उनको भी अगर वो कहीं पे रह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं दो कंडीशन है, एक तो आपको नागरिक होना पड़ेगा, दूसरा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना पड़ेगा। नागरिक होने के लिए हमको पता है सर्टेन कानून है, कुछ संविधान में एक्ट्स दिए गए, ठीक है, सॉरी, बट जहाँ पे बात आती है OR की, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की, वहाँ पे कहता है दो बात है। पहला फिर से देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न हो गया होगा। पहला है कि आपका एक घर हो, घर रेंटेड हो या अपना घर हो, उससे मतलब नहीं, एक घर हो, आपका एक ठिकाना हो उस जगह पे जहाँ पे वोट डालना है, आप वहाँ पे रहते हो। रहने का मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पे दिन भर बैठे हो, नहीं, रहने का मतलब ये है, सपोज़ करिए कहीं बाहर जाना है, जैसे छुट्टी में घूमने गए, हम घूम के वापस चले आए,
हम कुछ काम से जैसे हमारे पापा मम्मी सपोज कर कोई एक आदमी है, वो बाहर जाके काम करता है बट लौट के तो महीना साल में 1-2 बार आता ही है, इसका फैमिली तो यही है, बेस तो यही है उसका। तो वही कहता है कि एक्चुअल प्रेजेंस आपका वहाँ पे होना चाहिए। बट अगर आप कंप्लीटली माइग्रेट कर गए हो, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि मेरे पापा मम्मी हैं वो गांव में रहते थे पहले, बट कुछ साल पहले वो आई थिंक सपोज एग्जांपल के तौर पे वो शादी के बाद शहर में चले आए, वहाँ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी किया, तो यहीं शहर के होके रह गए, वो वापस गांव नहीं गए। वो कुछ टाइम के लिए बस जाते आते हैं, बट उनका सब कुछ, पहचान, रहना, बिजली बिल जो भी है सब वहीं का है, उस पर्टिकुलर शहर का है। उस केस में आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आप जिस नए जगह पे शिफ्ट किए हो वहाँ पे फिर से आपको एज अ वोटर रजिस्टर अपने आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा क्या कहता है कि हमने बोला था अभी कि जो ROPA एक्ट है ना 1950, जो कि डील करता है बेसिकली चुनाव एक्चुअल जो हो रहा है उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है उससे, तो उस एक्ट में ना 2 बातों का मेंशन किया गया। पहला है समरी रिवीजन, दूसरा है स्पेशल रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक कंप्लीट फॉर्म में 3 शब्द जहाँ साथ में हो वो लिखा नहीं हुआ है, इसलिए जो पेटिशनर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह हैं वो चैलेंज करी कोर्ट में इस चीज़ को। तो देखिए जो समरी रिवीजन जो होता है ना वो साल में हर साल होता है, उसका बेसिक काम यही है नए वोटर्स को ऐड करना, जो डिसीज हो चुके हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उसको हटाना, मतलब वो रेगुलर एक साल वाला एक्सरसाइज है। ठीक है, हर साल ये होता है। अब होता है स्पेशल रिवीजन, उसमें देखिए क्या होता है, ये साल में एक बार नहीं होता है, इसका कोई शेड्यूल नहीं है ना, कोई तय नहीं किया हुआ। इसमें होता क्या है कि सपोज कर यहाँ देखिएगा, दिख रहा है ना, यहाँ देखिएगा कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जैसे कि डिलिमिटेशन। एक और चीज़ देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने डिलिमिटेशन को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखा है, आपने नहीं भी देखा है तो कहीं से भी हो, चाहे हमारे वीडियो में हो या कहीं से भी हो, आप इस टॉपिक को जो डिलिमिटेशन है इसको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, और पहले भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे PYQs है UPSC के, आप उनको सॉल्व भी कर लेना। ठीक है, चलिए तो कहता है कि स्पेशल रिवीजन किस केस में होगा, ये साल दर साल तो होता नहीं है, तो कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जैसे कि डिलिमिटेशन करना है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया। ठीक है, अगर कोई बहुत भयंकर नेचुरल कैलामिटी हो गई, ऐसी कैलामिटी हो गई जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल की डेथ हो जाए, ठीक है, उनका उनका पता ना चले, मिसिंग हो, उस केस में फिर कहता है कि मेजर माइग्रेशन, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए किसी भी कारण से कि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना, जत्था कह लीजिए, जैसे कोविड-19 में आप मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे, तो लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेशन हो जाए, है ना, कहीं से भी, या तो विदेश से लोग आ जाए हमारे यहाँ या हमारा इंटरनल ही माइग्रेशन हो जाए, उस केस में इन चीज़ों को कराया जाता है। ठीक है, अब इस साल क्यों ऐसा किया गया देखिए, तो कहता है ये जो कराया जा रहा है ये बोथ, ये समरी रिवीजन एंड स्पेशल रिवीजन दोनों के फीचर्स को इसमें कंबाइन किया हुआ है। मतलब ये उन नामों को भी जोड़ेगा घटाएगा जो गलत सही है, और वो भी करेगा कि माइग्रेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे वोटर लिस्ट पे, उसको भी देखेगा। तो मुद्दा क्या था यहाँ पे कि अभी ऐसा आपने देखा होगा पेपर में काफ़ी आ रहा था कि माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हो रहा है, बांग्लादेश से हो, म्यांमार से हो, ठीक है, तो वहाँ से माइग्रेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है। तो ये देखना कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग सिटीज़न नहीं है लेकिन वो चूँकि रेसिडेंट है, मतलब माइग्रेंट है, तो रह तो रहे हैं वहाँ पे ना। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी माइग्रेंट का भी नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो गया है, ऐसा तो इसको चेक करना है। और 2026 में डिलिमिटेशन होने की संभावना है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरा SIR का कॉन्सेप्ट। जहाँ भी दिक्कत आपको आती है, अगर कोई भी दिक्कत हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कुछ शॉर्ट न्यूज़ वगैरह हैं, पेपर में ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे एंड चलिए, तो इसमें देखिए एक न्यूज़ आई थी, छोटा सा एक फ़ोटो दिया गया था द हिंदू में, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस में, कहता है पीपल फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग 4th तमिलनाडु इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन महाबलीपुरम। तो ऐसे नाम दे दिया गया कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल तमिलनाडु का महाबलीपुरम में हुआ। सिंपल सा फैक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये भी हुआ नहीं है, न्यूज़ में आया नहीं, बट कहता है कि एक्वेंटेड एल्डरली विद स्मार्टफोन्स केरला टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 21 अगस्त को ना जो केरला के CM हैं वो अनाउंस कर सकते हैं कि केरला जो है भारत का पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया है। तो अभी हम बस इसके हेडिंग को देखेंगे, जब न्यूज़ ये आएगी प्रॉपर अच्छे से उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि केरला जो है इस रास्ते पे, इस कगार पे है कि भारत का पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट बन जाए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा, आप देखिए कि US और इंडिया में ना
आप जान रहे हो कि रिश्ते कुछ थोड़े से ठीक नहीं चल रहे अभी। तो अभी अपकमिंग कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जिनके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि उनको होगा क्या होगा नहीं होगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको देखना है आपको क्या करना है प्रीलिम्स के लिए कि कौन कौन से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया एंड यूएस के बीच में होते हैं। आप इसको एक जगह पे लिख लो, ठीक है। मिलिट्री आर्म लैंड वाला है, ये कैसा किस क्या नेचर है इसका, आप सब कुछ लिख लो, ठीक है। एक चकची करके पेनिनसुला है, स्टीवर्ट पेनिनसुला है, ये कहाँ पे देखना है आपको। ईवन प्रोजेक्ट क्या है, आपको ये जो 4 चीज़ें हैं इनका एक जगह पे आप लिख लो। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो बताने को हम भी बता सकते हैं, लेकिन होता क्या कि आपको हैबिट हो जाएगी, ये बस वीडियो खोला देखा, खुद से रिसर्च करने की आदत छूट जाती है। तो आप क्या करो, जो इंडिया यूएस के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको देखो कौन कौन, उसका नाम क्या है बेसिकली, ठीक है। और ये जो पेनिनसुला वगैरह है ये कहाँ है, और E1 प्रोजेक्ट ये है क्या, ठीक है। E1 प्रोजेक्ट क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी एक न्यूज़ आई थी, शॉर्ट न्यूज़ ही कह लीजिए, ज़्यादा कुछ आज के पेपर में है नहीं। तो इसमें क्या है, एक पोर्ट का देखिए नाम दिया गया है, हमाद पोर्ट, ठीक है, दिख रहा है ना, हमाद, HAMAD, हमाद पोर्ट कहाँ है, कतर में है। तो वहाँ का देखिए फ़ोटो दिया गया, इसमें कह रहा है सह्याद्री, सह्याद्री क्या है देखते हैं, यहाँ देखिए न्यूज़ में देखिए क्या आया था, यहाँ देखिएगा। जो शिपिंग मिनिस्ट्री है इंडक्टेड, उसने अपनाया है सह्याद्री। ये क्या है, वेरी लार्ज गैस कैरियर, VLGC। सह्याद्री क्या है, एक गैस कैरियर है, मतलब गैस को वो ना LPG को वो क्या करेगा, पर्शियन गल्फ से भारत में लाएगा, ठीक है। तो सह्याद्री क्या है, वेरी लार्ज गैस कैरियर है। तो फोटो ये दिया गया था ये कि हमाद पोर्ट में इसको मतलब कुछ फ्लैग होस्टिंग वगैरह यहाँ पे हुआ है, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हमाद पोर्ट कहाँ है, कतर में है, पर्शियन गल्फ में है। और आई थिंक आप देख लेना, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक पर्शियन गल्फ को ही अरेबियन गल्फ भी कहते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमाद पोर्ट पर्शियन गल्फ में है, वहाँ पे सह्याद्री न्यूज़ में है, क्योंकि उसी जगह पे इस शिप पे ना कुछ झंडा वगैरह फहराया गया है। तो ये साउथ कोरिया ने बनाया है इसको, ध्यान रखिएगा। और हाँ, सह्याद्री हम जानते हैं वेस्टर्न, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं, है ना, वेस्टर्न घाट जो हैं उनके किस पार्ट को हम सह्याद्री कहते हैं। आपको जानना ज़रूरी है कुछ चीज़ों को, आप बताइएगा कि वेस्टर्न घाट से किस पार्ट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। आपको ये भी आपके प्रीलिम्स के नोट में होना चाहिए कि पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इनसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं। ये उतना आई थिंक इस आर्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको चूँकि PYQs में पूछा गया है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि पर्शियन गल्फ को कौन सी कंट्रीज़ घेरे हुए हैं, ये कहाँ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा देखिए आर्टिकल है, बेसिकली वाटर हेसिंथ के बारे में है। हम पहले भी इसके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे कि वाटर हेसिंथ एक ना वीड है, मतलब ये कोई प्लांट नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इसको ना कॉलोनियल ब्रिटिश पीरियड में एक ऑर्नामेंटल, एक कह सकते हैं ना इसको, सजावट के प्लांट के रूप में इसको लाया गया था, भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ से, साउथ अमेरिका से। तो भारत का ये इंडिजीनियस प्लांट नहीं है, इसको हमने बाहर से लाया है अपने देश में, ठीक है। हमने नहीं, मतलब ब्रिटिश ने लाया था, क्योंकि इसके जो फूल एक होते हैं वो लिली का जो फूल होता है उसके जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो लिली का जो फूल होता है वैसे इनका अपीयरेंस रहता है, काफ़ी सुंदर लगता है। बट इसमें कह रहा है कि इसका ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है, कि ये काफ़ी एक कह लीजिए कि इतनी तेज़ तरीके से, इतनी फास्टली ये ग्रो करता है ना कि तुरंत में काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। ये आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी कहीं भी दिख जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े जगह पे नहीं, कहीं भी जहाँ पे खाली जगह है ना, जहाँ पे बहुत आप कचरा वचरा फेंक रहे हो, पानी जमा हो गया है, तो वो देखोगे आप ग्रीन सा प्लांट रहता है, वो क्लाइंबर जैसा रहता है, उसमें ना ऐसे पर्पल कलर के फूल आते हैं उस पर, ठीक है, आपने देखा होगा। देखिए यहाँ कहता है, इसका साइंटिफिक नाम कहता है एकिरोनिया क्रैस्पिस, एकिरोनिया क्रैस्पिस, ठीक है। क्या है ये, तो वाटर हेसिंथ का साइंटिफिक नाम है एकिरोनिया क्रैस्पिस, ठीक है। इसको हमने कहाँ से लाया है, एक सेकेंड, हमने इसको लाया है साउथ अमेरिका से, हमने नहीं, मतलब ब्रिटिश जो थे वो तो उन्होंने लेके आया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसमें बताया गया है, ये तो एग्जाम्पल केरला का है, बट हम इसको जनरल सेंस में भी देख सकते हैं कि वाटर हेसिंथ से किस प्रकार की परेशानियाँ हो सकती हैं या होती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पहला कहता है कि पैडी कल्टीवेशन में, चूँकि ये वाटर प्लांट है तो पानी में ही होगा, और धान में हम जानते हैं जो पैडी की खेती होती है पानी काफ़ी मात्रा में चाहिए होती है, वाटर लॉगिंग चाहिए होता है। तो देखिए कहता है कि पैडी कल्टीवेशन अगर आप कर रहे हो उस केस में कहता है क्या करता है ये, जो वाटर हेसिंथ मैट, मतलब बड़ा बड़ा गुच्छा जैसा वो मैट जैसा फैल जाता है, ब्लॉक इरिगेशन चैनल्स, है ना, जैसे डिफरेंट सोर्सेज से पानी आ रहा है ना उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। इम्पीड वाटर फ्लो को स्लो कर देता है, कम कर देता है। चोक द फील्ड्स, ठीक है।
और जाम कर देता है फील्ड्स को, है ना, एकदम आपको मतलब आदमी वहाँ पैर नहीं रख पाए ऐसा कर देता है। तो उस केस में आप लेबर लगाओगे उसको हटाने के लिए, आपका कॉस्ट बढ़ेगा उस चीज़ से, ठीक है, ये हो जाता है। एक देखिए यहाँ दिया गया कि राइस बॉल ऑफ केरला, राइस बॉल ऑफ केरला किसको कहते हैं? कुट्टानाड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी का, आप देख लेना। कुट्टानाड जो है, कुट्टानाड केरला में है, उसको राइस बॉल ऑफ केरला हम कहते हैं। सिंपल सा फैक्ट है। चलिए, तो हमने देखा कि पैडी फील्ड में इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। फील्ड को चोक कर देता है, पानी के फ्लो को इम्पीड करता है, और जड़ इसके काफ़ी अच्छे से पकड़ लेते हैं, मतलब पेड़ तक पानी पहुंचने में दिक्कत करता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं फिशिंग की। फिशिंग में क्या करेगा? स्ट्रैंगल फिश नर्सरीज, जैसे पॉन्ड्स वगैरह में नहीं बहुत लोग मछली पालन करते हैं, वहाँ पे अगर ये हो जाता है तो फिशिंग नर्सरीज को स्ट्रैंगल कर लेता है। मतलब आप मान के चलो कि एकदम, जैसे कि भाई फिश को तो तैरना होता है ना पानी में, लेकिन पानी में हिसिंथ आ जाएगा, एक जाल जैसा वो क्रिएट कर लिए, तो फिश तो ज़्यादा तैर नहीं पाएंगी, अपने आप को स्ट्रैंगल महसूस करेंगी, वही कह रहा है, ठीक है। और कहता है कि जो इवन ऐसा भी करता है कि जो मछली के जो जाले, जो नेट्स जिससे फिश पकड़ते हैं हम, उनको ठीक से अंदर जाने नहीं देगा ये। मतलब बहुत तरह की प्रोसीजरल चेंजेस ये करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहता है एक्वेटिक जो डाइवर्सिटी है उसको भी ये इम्पैक्ट करता है। कैसे? बाय प्रिवेंटिंग सनलाइट ऑक्सीजन फ्रॉम पेनिट्रेटिंग वाटर सरफेस, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चूँकि, एक सेकेंड, इसका चूँकि क्या है कि जस्ट अ सेक, हाँ, तो इस केस में देखा था हमने, इसमें क्या है कि ये ना, जैसे कि ये आपने देखा होगा शायद, काफ़ी घना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब काफ़ी दूर दूर नहीं, काफ़ी इंटैंगल्ड होता है, काफ़ी चिपका, काफ़ी घना होता है, जिससे कि प्रॉपरली ऑक्सीजन सनलाइट वगैरह अंदर तक, जो नीचे के प्लांट्स हैं, काफ़ी आप जानते हो कि जो पॉन्ड्स या कुछ भी वाटर बॉडी हैं, उनमें काफ़ी लेयर्स में कुछ प्लांट्स इस लेयर पे होते हैं, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो जो निचले हिस्से में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ तक ये पहुँचने नहीं देता है, ठीक है, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, ऑक्सीजन को, सनलाइट वगैरह को, ठीक है। तो इससे कहता है कि बायो जो डाइवर्सिटी है हमारी वाटर बॉडीज़ की, उसको ये कम कर देता है, उसमें भी इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, एक जानने वाली बात देखिए क्या है, ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप बाकी चीज़ें तो पता होगी आपको, वाटर हिसिंथ क्या है, इंडिजीनियस नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूज़न देखिए कहाँ आ जाएगा, एक ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि आपको लगेगा ये ना मन से बनाया हुआ है, ये तो ऐसा हो नहीं सकता है। देखो इसमें कहता है कि हाँ, जब तक ये प्लांट जिंदा है ना, तब तक तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मतलब खेती करने में, फिशरी में, नेविगेशन में, हर चीज़ में दिक्कत कर रहा है। अगर ये मर जाता है, ये ख़त्म हो गया, डीके करने लगता है, तो क्या करता है? रिलीजेज मीथेन, ठीक है, मीथेन को रिलीज़ करता है, अ ग्रीन हाउस गैस ओवर 25 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2 एट ट्रैपिंग हीट को ट्रैप करने में, एब्जॉर्ब करने की क्षमता में, कहता है कि मीथेन जो होता है वो 25 गुना लगभग ज़्यादा किससे होता है? CO2 से, ठीक है। और मीथेन, ये आपको एकदम इसको याद कर लेना है कि जब वाटर हेसिंथ, एग्जाम में देखिए ऐसे नहीं देगा कि जब वाटर हेसिंथ डीके करता है तो मीथेन छोड़ता है, नहीं, उसमें लिखेगा कि कुछ प्लांट वीड्स, कुछ सी वीड्स ऐसे होते हैं, कुछ इन्वेजिव स्पीशीज़ ऐसे जो वाटर बॉडी के प्लांट में रहते हैं, ठीक है। सॉरी, ऐसे देगा कि कुछ इन्वेसिव स्पीशीज़ ऐसे हैं प्लांट के जो वाटर बॉडी में, मतलब जो पानी में रहते हैं, जब वो मर जाते हैं, डीके करते हैं, तो मीथेन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो कुछ लोग तो अंदाजे से लगा देंगे सही, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि हाँ, जब वाटर हेसिंथ भी क्या है? एक इन्वेसिव वाटर स्पीसीज़ है, ठीक है, जो कि पानी में अच्छे से, मतलब काफ़ी दिक्कत करता है। जब वो डीके कर जाता है तो मीथेन छोड़ता है। मीथेन क्या होता है? एक ग्रीन हाउस गैस है, जस्ट लाइक CO2, बट अंतर क्या है कि मीथेन जो है वो हीट को कैप्चर करने में, ट्रैप करने में 25 गुना ज़्यादा है आगे एक से, CO2 से, ठीक है। यहाँ देखिए, तो एक तो कहता है यहाँ पे कि एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, है ना, बट वो चीज़ें तो ठीक है, ऐसा होना चाहिए, बट इसमें जो लोकल लोग, मतलब जो कम्युनिटी है, उन्होंने क्या किया है, देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, मतलब फ्रेज़ है, पेस्ट इनटू रिसोर्स। ये कुछ ना कीवर्ड्स होते हैं, आप सिंपल कोई स्टेटमेंट लिखोगे या फिर इस तरह से पुट करोगे, दोनों में एक इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो एक, मतलब आधा नंबर आपका बढ़ जाता है अगर, तो काफ़ी वो अंतर लाता है मेंस में, ठीक है। यहाँ देखो, तो उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया गया कि वहाँ पे जो वाटर हेसिंथ थे ना, उससे लोग हैंडीक्राफ्ट, बास्केट, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसको एक पेस्ट जो है, जो इन्वेसिव स्पीशीज़ है, जो हमारा नुकसान करता है, उसको हम रिसोर्स के रूप में यूज़ करके उड़ीसा में क्या करते हैं,
बास्केट बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, अदर हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाते हैं। अब असम का एग्जांपल दे रहा है, वेस्ट बंगाल का देखिए एग्जांपल दे रहा है कि पेपर एंड बायोगैस प्रोडक्शन। हमने यहाँ देखो कैसे देखें हम रिलेट करते हैं चीज़ों को। पेपर तो ठीक है, पेपर प्रोडक्शन ठीक है, होता अच्छी बात है। यहाँ देखिए बायोगैस, आपने देखा होगा अगर आप लेक्चर्स को हमेशा फॉलो करते हो आप नोटिस करोगे बायोफ्यूल, बायोगैस, बायो दिस दैट जो भी है बायोचार लगातार न्यूज़ में है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक समझदार इंसान क्या करेगा कि जो बायोफ्यूल्स होते हैं उनको अच्छे से चार्ट बना के आप रख लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से लगातार डिस्कशन में रहता है। तो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, इंटरव्यू में हो, कैसे भी हो वो क्वेश्चन आ सकता है, संभावना ज़्यादा होती है आने की। ठीक है, चलिए अब हम कुछ देखेंगे फैक्ट्स को। ओके, यहाँ देखिएगा, एक देखिए इसमें स्टेटमेंट कुछ वर्ड्स में दिया गया था, उसको देख लेते हैं अलग से हम। बैक वाटर्स क्या होता है? बैक वाटर्स हम जानते हैं जो मेन रिवर्स होते हैं ना, जो मेन नदियाँ होती हैं वो फ्लो बहती रहती है, करंट होता है उनमें, बट कुछ कारण से जैसे कुछ मैनमेड स्ट्रक्चर्स के कारण या कुछ जमा होते होते सैंड बार्स कुछ ऐसे एक हर्डल क्रिएट करते हैं, एक रुकावट डालते हैं जिससे कुछ पार्ट ऑफ रिवर ना कट हो जाता है मेन रिवर से, वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है, वो स्टैग्नेंट शांत होते हैं, उनको हम कहते हैं बैक वाटर्स। ठीक है, जहाँ पे नो करंट, कोई करंट या वेव जैसा कुछ वैसा होता नहीं है। ओके, स्टैग्नेंट होते हैं वो। अब देखिए यहाँ पे चर्चा करी गई थी वेम्बनाड लेक, बस नाम दे दिया गया था वेम्बनाड लेक केरला में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, केरला में है ये वेम्बनाड लेक, इज इन केरला। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, वेम्बन लार्जेस्ट नहीं है, वेम्बनाड लेक क्या है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब देखो ये रामसर वेटलैंड साइट भी है, केरला का सबसे बड़ा लेक है ये वेम्बनाड लेक, भारत का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट लेक है, केरला का सबसे बड़ा लेक है, और एक रामसर वेटलैंड साइट भी है, और ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत भी इसको हम प्रिजर्व करते हैं। कुछ फैक्ट्स है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक देखिए स्टेटमेंट दिया गया था, एक मतलब ये अपना हम जानते हैं, कुछ लोगों को पता होगा ऑब्वियसली, बट एक अप्रोच को डिस्कस करने के लिए कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आपने देखा होगा ऊपर स्टेटमेंट दिया गया था कि मीथेन जो है वो 25 गुना लगभग ज़्यादा हीट को कैप्चर करता है विद रिस्पेक्ट टू CO2। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, बीइंग अ UPSC एस्पायरेंट, आपको सोचना चाहिए ये चीज़ कि आखिर ऐसा है तो CO2 इतना हुआ क्यों बना हुआ है? अगर मीथेन ज़्यादा हीट कैप्चर करता है, इसका मतलब मीथेन जितना रिलीज़ होगा वो तो ज़्यादा वार्मिंग क्रिएट करेगा ना, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा उससे होगा। बट लोग CO2 पे कॉन्सेंट्रेट क्यों करते हैं इतना ज़्यादा, क्यों इतनी चर्चा होती है? तो देखो यहाँ देखो कहता है कि मीथेन ट्रैप्स मोर हीट देन CO2 येट CO2 इज कंसिडर्ड मोर डेंजरस। वाई, ऐसा क्यों है? तो देखो CO2 इज मोर अबंडेंट, है ना, जो CO2 निकलता है, आप ऐसे समझो कि CO2 जिन चीज़ों से हम भी छोड़ते हैं, प्लांट्स बहुत बहुत चीज़ें छोड़ती हैं, तो CO2 जो होता है वो बहुत ही उसका मतलब सोर्स बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट चीज़ तो ये। सेकंड कहता है कि CH4 इज़ 200 टाइम्स लेस अबंडेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ मच हायर देन CH4। ओके, मीथेन जो है उसके कुछ लिमिटेड सोर्स है, जैसे कि हम जानते हैं पैडी कल्टिवेशन से, एनिमल्स का जो होता है वेस्ट उससे निकलता है, मतलब कुछ लिमिटेड सोर्स हैं जिससे कि मीथेन निकलता है। बट अगर हम CO2 की बात करें तो नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जिससे कि CO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता है कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली हाई रहता है मीथेन से। ठीक है, अब देखो CH4 स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन एंड लीव द एटमॉस्फेयर रिलेटिवली क्विकली देन CO2। इसका मतलब यहाँ पे बात करें लाइफ स्पैन की, इसका मतलब अगर हम देंगे लाइफ स्पैन, इसका मतलब क्या है कि मीथेन जो है ना, वो तेज़ी से ब्रेक डाउन करता है ना, इन कंपैरिजन टू CO2। मतलब क्या है, मतलब देखिए यहाँ पे ये है कि नासा की साइड पे देखोगे दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, तो CO2 जो है ना उसका हंड्रेड में 100 साल, हंड्रेड्स, 1000 भी हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का लाइफ स्पैन रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हीट उसने ट्रैप कर रखा है तब तक तो उस मॉलिक्यूल में रहेगा ही ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक वो ट्रैप्ड रहेगा। मीथेन जो है वो 7 से 12 साल में ब्रेक डाउन करके वो हीट को रिलीज़ कर देता है। तो बात देखिए क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला चीज़ तो अगर पूछेगा एग्जाम में कि ऐसा क्यों है कि मीथेन कैप्चर्स, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, पहला स्टेटमेंट रहेगा कि 1 मीथेन कैप्चर्स मोर हीट देन CO2, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड दे देगा कि CO2 इज़ मोर अबंडेंट इन एटमोसफियर दैन मीथेन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट दे देगा, लाइफ स्पैन बोल देगा कि मीथेन का लाइफ स्पैन कार्बन CO2 के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का डिस्कशन देखिए इतना ही था।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, आपको अगर इसके बारे में जानना हो, स्टार्टिंग में बताया था हमने कि इज़राइल एंड पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके हिस्टोरिकल चीज़ों को जानना होगा आपको, अगर आप बताइएगा, वी विल डिस्कस इट। बट एग्ज़ाम के लिए अगेन जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें होती है ना, वो नहीं पूछता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए बेसिकली ये पूछ सकता है कि वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी ज़रूरी क्यों है। अभी आप देखोगे यूएस के से जोड़ देगा उसको कि यूएस क्या कर रहा है, वेस्ट एशिया में इजराइल के माध्यम से अपना एक मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हैं, कर भी चुका है, ऐसा कह सकते हो। और इंडिया से उसकी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ठीक है ना। हमने देखा था IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो बन रहा है, उसमें रुकावट आ रही है, ठीक है। तो इंडिया का कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है वेस्ट एशिया में इन्वॉल्वमेंट। तो ये चीज़ें पूछ सकता है। कोई भी आपको दिक्कत अगर हो, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।